अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। वीकेंड का आगाज़ हो चुका है और बहुत सारे लोगों का वीकेंड का आगाज़ तो कल शाम से ही हो जाता है जब ऑफिस से बाद जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूं और बार बार कहती रहूँगी कि वीकेंड आता है एक ब्रेक लेने के लिए, तो ब्रेक लीजिए। और वो ब्रेक क्या होना चाहिए कि अच्छी स्लीप भी ज़रूरी है, अच्छा खाना भी ज़रूरी है, फैमिली टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी टाइम जिसमें को हम मी टाइम कहते हैं या अपने लिए वक्त निकालना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर वीकेंड एक जैसा हो, तो आप उसको डिफरेंट भी बना सकते हैं ताकि आप अपने आप को फ्रेशन अप करें और ताज़ा दम होकर दोबारा जब आप अपने रूटीन में जाएं, हफ्ते भर के लिए चेयर अप हो जाएं, तो कभी किसी वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ गुजार सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ गुजार सकते हैं, बच्चों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हैं, मौसम खासा खुशगवार है, बीच पे चले जाइए, किसी अम्यूज़मेंट पार्क में चले जाइए, वैसे ही किसी जो है ना चाय कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए, बच्चों को वक्त दीजिए। ये टाइम ऐसा है कि जब मौसम अच्छा होता है तो वैसे भी हर एक्टिविटी इंसान जो है ना वो कर सकता है। तो आज के दिन को भरपूर तरीके से यूटिलाइज करिए, क्योंकि अब ये कहा गया है कि आइंदा 1 से 2 दिन में बारिश होने का भी इम्कान है। और आज भी मौसम खासा खुशगवार है, बहुत क्लाउडी वेदर है, आइडियल वेदर है कि बीचेस पे जाया जा सके और इन्जॉय किया जा सके। तो आप सब भी घरों से निकलिए और अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। इसी बात के साथ आज की मोटिवेशनल स्टोरी है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आज की कहानी क्या है। तो एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, और उसके साथ साथ वो अच्छे किरदार का मालिक भी था। गांव के करीब एक जंगल था जहां गांव वाले अपने जानवर चुराने जाया करते थे। उसी गांव का एक अफजल नामी लड़का लकड़ी काटने जा रहा था। रास्ते में उसे एक बकरी दिखाई दी। बकरी को देखकर अफजल कहता, वाह कितना मोटा ताज़ा बकरा है, ये ज़रूर सामने वाले गांव से आया होगा। खैर जो भी है मेरे लिए अच्छा है, मैं उसे बाज़ार में बेचूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वो बकरी की तरफ बढ़ता है, बकरी वहाँ से गायब हो जाती है। अफजल के होश उड़ जाते हैं और वो उल्टे पाँव वापस भाग जाता है। वो दिल में बड़बड़ाता है, अरे बकरी कहाँ गायब हो गई, मुझे लगता है वो चुड़ैल थी, बकरी नहीं थी। बकरी कभी ना कभी किसी के सामने आ जाती है और जैसे ही गांव के लोग बकरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बकरी गायब हो जाती है। एक दिन असलम अपने गाय के लिए चारा लेने जा रहा था, तभी असलम के सामने वही बकरी आ गई। उसने बकरी को देखा और कहा कि ये बकरी यकीनन सामने वाले गांव से आई होगी और उसे पकड़ कर ले जाता हूँ, वरना जंगल के जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। असलम की ये बात सुनकर बकरी जो थी वो अपने असल रूप में आ जाती है। बकरी कहती है, बेटा तुम वफादार हो, यहाँ जितने लोग आए सभी ने अपने बारे में सोचा और मुझे देखकर किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन तुमने बकरी के बारे में सोचा, यानी मेरे बारे में सोचा, इसीलिए जाओ, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी और ये मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुशहाल रहोगे। ये कहकर बकरी जो है वो फिर गायब हो जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर आप जो है वो अच्छा किसी के बारे में सोचेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके लिए अच्छा करेगा। और बात वही है कि आप ईमानदार हों, आप दयानतदार हों, तो आपके लिए रास्ते खुद ही हमवार हो जाते हैं और आसान हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने छोटी सी कहानी से सबक सीखा और वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को। गुलाम सरवर पवर साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? और इतनी सारी आमों की अक़साम, ये सब आपके फार्म में? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे फार्म पर मौजूद है। हैदराबाद के साथ ही हमारे फार्म्स हैं जो अराउंड 300 एकर्स पर हैं और पाकिस्तान का वाहिद फार्म है जिसमें 43 मैंगो वैरायटीज़ मौजूद हैं और इसके अलावा 15 फ्रूट्स हैं। और हमारे जो बड़े थे MH पंवर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एग्रीकल्चर रिसर्च और फ्रूट्स पर सितारा इम्तियाज़ का अवार्ड्स भी दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो भी आप मैंगोज़ देख रहे हैं ये हमारे फार्म पे मौजूद है। बहुत सारी इक़साम, अभी ज़ाहिर है 43 इक़साम तो यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन बहुत सारी इक़साम यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए, एक्सपोर्ट भी आप करते हैं ना बड़ी तादाद में। पाकिस्तान का आम तो खैर माना जाता है कि बेहतरीन जो मटीरियल है और बेहतरीन क्वालिटी का आम एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे पहले ये बताएं कि एक्सपोर्ट में जो आम जाता है वो कौन सा है इनमें से? अच्छा, ज़्यादातर जो हमारे पास जो आम एक्सपोर्ट्स इस वक्त हो रहा है वो सिंदड़ी, चौसा, अनवर, रटोल, दुसेरी और ये जो मेजर वैरायटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, जो ये जो अदर मेजर वैरायटीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आस्ता आस्ता जो भी शुरू से, क्योंकि मैंगोज़ तो शुरू से लेके मौजूद हैं, मगर उनको एक्सपोर्ट और जो ख़ास तौर पर जो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ अरसे से जो है ना हम इंटर हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैरायटीज़ हैं ना वो हम लेके आ जाएं। अच्छा, उन वैरायटीज़ की खासियत जो है ना 2-3 वैरायटीज़ होती हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो चौसा जो और जो मैंगोज़
अवेलेबल हैं सिंदड़ी, ये ज़्यादातर फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए अवेलेबल होते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको टाइम ड्यूरेशन किस तरीके से बढ़ाई जाए, जो मेजर इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सपोर्ट के हिसाब से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अर्ली वैरायटीज़ होती हैं, मिड वैरायटीज़ होती हैं और लेट वैरायटीज़ होती हैं। जैसे हमारे फार्म पर है तो हमारे फार्म पर एवरेज 3 महीने से ज़्यादा जो है ना, 3 मंथ्स से ज़्यादा हमारे पास मैंगोज़ अवेलेबल होते हैं, जिसमें मई से लेके अप टू जुलाई तक। सही। अच्छा, इसमें अर्ली वैरायटीज़ मई में आ जाती हैं, मिड वैरायटीज़ जो है वो सिंदरी चौसा जो है वो हमारे पास जून में अवेलेबल होता है, लेट वैरायटीज़ जो है वो हमारे पास जो है ना वो जुलाई के एंड तक अवेलेबल होती हैं सिंध में। अच्छा, अगर हम फिर आस्ते आस्ते रीजन वाइज जाएँ, जो मुल्तान रीजन है पंजाब के हिसाब से, तो वहाँ पर ज़्यादातर जुलाई और अगस्त तक वो आम अवेलेबल होता है। तो हमने कोशिश की कि हमारे पास मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें यहाँ के। सही, ज़बरदस्त। तो ये इतने बड़े बड़े जो आम नज़र आ रहे हैं, उसका नाम क्या है? वो तरह वो जो रखा हुआ है, दिखाएं ज़रा उसको, झांसी में मोटा वाला जो आम है, ये कितने किलो का आम है? अच्छा, ये इसका जो ये और आम कौन है, सी नस्ल है? अच्छा, ये आम जो है, साहब देख के, आपके माइक भी लगा हुआ है ना, तो ये जो आम है अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2.1 kg इस वक्त इसका वेट है, जो इसका अभी वेट बढ़ रहा है। ये वेट जो है इसका, आप अगर जाएंगे तो तकरीबन 2.5 kg तक जो है ना, मिड ऑफ जुलाई तक इसका वेट आ जाएगा। इस वक्त इसका 2. और ये लेट वैरायटी है। तोड़ने के बाद नहीं, ये देखिए, ये एक कुदरत का सिस्टम है कि ये आम जो है ना दरख्त में होता है। मैं तो इससे, मेरे पास जैक फ्रूट मौजूद है जिसका वेट हाईएस्ट इस वक्त वेट आया 22 kg, वो भी ऊपर दरख्त में हो रहा है। अच्छा, जी जी, 22 kg। तो ये एक नेचुरल सिस्टम है कुदरत का कि ये दरख्त में होता है और इसका इस वक्त वेट बढ़ रहा है। प्रेजेंट वेट जो है इस वक्त है और लेट वैरायटी है ये मिड ऑफ जुलाई में जो है ना वो जो है। अच्छा, इसमें खासियत ये है कि इस 1-2 किलो के आम से में से आप जो पल्प ज़्यादा है तो 8 गिलास जो है ना शेक इजीली बन सकता है इसमें से, ज़्यादा ही बन जाएगा। जी जी हाँ। तो ये, और इससे बिल्कुल टेस्टी है, पल्प ज़्यादा है इसमें, और जो है इसमें आप जूसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइस, ज़बरदस्त। जी जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा और भी मेरे पास जैसे ये वैरायटीज़ है, दूसरी वैरायटीज़ है, ये जो हमारे पास वैरायटीज़ है। अच्छा, ये खरबूजे की तरह इसकी भी ये जो खासियत है कि ये हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आए और क्रॉसिंग की है यहाँ पर, और इसका नाम जो है ना टर्पेंटाइन है। और जो लोकल वेदर है हमारे पास और सॉइल है और वहाँ की वैरायटीज़ क्रॉस करके ये हमने वैरायटीज़ डेवलप की है अपने कंट्री और रीजन की वेदर के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा ये जो एक वैरायटी है मेरे पास, ये पाकिस्तान में वाहिद वैरायटी है ये वैरायटी जो है ये मेरे पास। हाँ, अच्छा, ये इसमें एक खासियत जो है, ये पाकिस्तान की वाहिद वैरायटी है। ये हम फ्लोरिडा अमेरिका से लेके आए थे, वहाँ पर इसका वैरायटी है कीट वैरायटी, वहाँ पर उसको कहते हैं। यहाँ पे हमने लोकल क्रॉस करवाने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ जो है 2 वीक्स है। अच्छा। 2 वीक्स से ख़राब नहीं होगा। और इसमें एक दूसरी खासियत ये है कि इसकी शुगर कंटेंट लेवल्स जो है वो कम है, मीठा है, मगर इसकी 4 to 5% तक शुगर बेट्स है, शुगर लेवल्स है। तो शुगर पेशेंट्स भी इजीली खा सकते हैं। ये मैंगोज़ जो है ये सिर्फ हमारे फार्म पे मौजूद है और हम अभी कमर्शियली लोकल मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी भेज रहे हैं। ये ज़बरदस्त, जी तो बिल्कुल ही न्यू चीज़ है। और जो आप देख रहे हैं कि जो भी डिफरेंट मैंगोज़ आपके पास ये लगे हुए हैं, ये तो मैं वैरायटीज़ कुछ लेके आया हूँ, मेरे पास तो 40 से ज़्यादा वैरायटीज़ मौजूद हैं। सबके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है। शेल्फ लाइफ के अलावा अगर आप देखेंगे कि इसमें जो खासियत है ख़ास तौर पर पल्प के हिसाब से, और दूसरी ये कि शुगर कंटेंट लेवल्स कितनी है, तो इस हिसाब से हमने ये डिफरेंट वैरायटीज़ रखी हुई है। या क्या ज़बरदस्त। तो ये तो बहुत सारी जो है ना डिफरेंट वैरायटीज़ भी हैं। टेस्ट कैसा है नामों का? अच्छा, आप देखिए कुदरत की तरफ से एक सिस्टम है कि आप जितनी भी वैरायटीज़ मैंगो की लेंगे, हर किसी का टेस्ट अलग अलग है। अगर आप कंपेरिजन्स करते हैं, सिंदड़ी की टेस्ट अलग है, चौसे की अलग है, अनवर रटोल की अलग है, बैंगन पाली रखा हुआ है उसकी टेस्ट अलग है। एक कुदरत का एक सिस्टम है। फ्रूट्स में आप जितनी भी वैरायटीज़ हैं उसमें आपको जो है ना वो डिफरेंट जो है ना टेस्ट डिफरेंट मिलेगा। स्वीट होता है मगर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना, किस में शुगर कंटेंट लेवल्स कम होता है, किस में ज़्यादा होता है, किसी में रेशा ज़्यादा है, किसी में फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, वो सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और हमारे यहाँ जो है ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है सिंदड़ी और चौसा ही है, जो है ना वो कॉमनली मिल रहा है। ये आम मार्केट में मुझे डिफरेंट नजर नहीं आता। जैसे अभी आपने कीट की बात की, तो चले अभी आपने थोड़ा अरसा ही हुआ है इसको आपने एक्सपेरिमेंट किया और ये मिल रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है।
लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इकसाम है जो हमें नज़र नहीं आती। क्या एक्सपोर्ट अच्छा, होती है, क्या इसकी होता है? वजह ये कि देखिए हमने जो लास्ट 10-15 साल से काम कर रहे हैं और इसको डेफिनेटली जब एक ट्री लगाते हैं तो इट टेक्स 7 to 8 ईयर्स। जी 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 जी। ठीक है, अब हमने अपने वो जो प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंगोज़ पर, तो ये मैच्योर अब हुए हैं। मैच्योर होने के बाद जो है अब इसको हम आस्ता आस्ता जो है ना ज़्यादा इसको मार्केट और लोगों में अवेयरनेस कर रहा है। जैसे इनकी लैब टेस्ट होती है, वो लैब टेस्ट करवाइए कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, शुगर कंटेंट लेवल्स क्या है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी चीज़ें की हुई हैं। अब इसको जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कल्टिवेशंस को बढ़ाए, दूसरे ज़मींदार, दूसरे ग्रोअर्स को भी दें ताकि वो बेनिफिट हो। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे मैंगोज़ के हवाले से। मैंगोज़ के यकीनन फ़वाइद भी बहुत हैं, पाकिस्तान भर का आम दुनिया भर में जा रहा है। अभी जो मैंगोज़ हैं ये आम कब तक अवेलेबल होंगे, इसका सीज़न कब तक है, क्योंकि जून ख़त्म हो गया, जुलाई आ चुका है। अच्छा, ओवरऑल जो हमारे पास आम का जो रीजन्स है वो 2-3 रीजन्स बने हुए कंट्री में। तो ज़्यादातर हमारे पास जो है ना 15 मई से आम आस्ता आस्ता शुरू हो जाता है, ख़ासतौर मीरपुर ख़ास से। अच्छा, ये हमारे पास जो मैंगोज़ अवेलेबल होते हैं वो अगस्त की एंड तक अवेलेबल होते हैं। तो क्योंकि सीज़न अब कंट्री तक जा रहा है, जैसे मीरपुर ख़ास हैदराबाद का आम ख़त्म होगा तो खैरपुर की तरफ से आम शुरू होगा, फिर उसके बाद मुल्तान शुरू होगा। तो ये पूरा जो है ना हमारे पास एवरेज जो है तकरीबन अबव 3 months हमारे पास जो है ना मैंगो सीज़न होती है कंट्री पाकिस्तान में। सही। आप बड़े सारे अवार्ड्स भी यहाँ पर लेकर आए हैं, और अवार्ड्स किस किस चीज़ के हैं ये बताइएगा। जी जी। अच्छा, ये जो अवार्ड्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिले हैं, ये मुझे जो एक अवार्ड है हमने इसी तरीके से प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में मैंगोज़ डिस्प्ले किए थे, मैंगो फेस्टिवल था जिसमें प्रेसिडेंट साहब की तरफ से मुझे ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से मुझे जो है ना रिसेंटली गोल्ड मेडल भी मिला है। और ये डिफरेंट जो भी इवेंट्स होते हैं गवर्नमेंट साइट्स पर, ये उसमें मुझे जो है ना वो मिले हैं अवार्ड्स भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिले हैं। यहाँ क्या ज़बरदस्त। जी तो यानी ये एक्सपोर्ट के साथ साथ जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में और इस तरह से एग्रीकल्चरल में जो है ना वो आपका साइड में काम। जी जी बिल्कुल जी। और जितनी भी मैक्सिमम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स होती हैं, ख़ासतौर पर हमारी फैमिली का जो ज़्यादा काम है वो फ्रूट साइट्स पर ज़्यादा है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना वो डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये समझती हूँ, और बात ये भी हुई है हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, रिवायती तरीक़ों को आज़मा रहे हैं और अभी तक उन्हीं को आगे लेकर चल रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी तक कितनी जिद्दत अपनी एग्रीकल्चर और फार्मिंग में आप लोग लेकर आए हैं, या उन्हीं ट्रेडिशनल वेज पे ही अच्छी यील्ड मिल रही है आपको? नहीं, हमने देखे हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पढ़ी लिखी फैमिली है, ये हमारी सेकंड जनरेशन इन्वॉल्व है इसमें अपनी जदीद एग्रीकल्चर में। तो हमने तो सिंध में जो ख़ास तौर पर मुल्क में ट्रेंड शुरू किया कि जदीद डेवलपमेंट्स किस तरीके से की जाए और नई नई इकसाम या वैरायटीज़ किस तरीके से लेके आ जाएं, वेदर के हिसाब से हम क्या क्या चीज़ें मकसद है कि कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त हमारा जो फार्म है वो एक डेवलप्ड और वो फार्म्स हैं, और वहाँ पर जो भी मोस्टली ज़्यादातर जदीद टेक्नोलॉजी और वो जो चीज़ें हैं वो यूज़ हम मकसद है कि कर रहे हैं, और आस्ता आस्ता जितनी जो भी चेंजिंग्स आ रही है उसको फोकस भी कर रहे हैं। या क्या हमारे फार्म को मॉडल फार्म भी डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा। बिकॉज इसकी वजह ये है कि जो वहाँ पर जो है ना हम प्रॉपर एक सिस्टम जो होता है ना कॉर्पोरेट और HR का जो सिस्टम है उसी सिस्टम को हम जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, वरना फार्म्स में इस जगहों पे इस तरह से ज़्यादातर जो है ना क्योंकि रिवायती सिस्टम ज़्यादा चल रहा है, ट्रेडिशन ज़्यादा चल रहा है। जी जी बिल्कुल जी, मगर हमने उसको जो है ना डेवलप किया है सिस्टम को। सही बात है, क्योंकि हमें ना ज़रूरत भी है। एक तो हमें ये भी मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत इस बात की भी है कि हम दीगर कंट्रीज़ में जो ना एग्रीकल्चर में किस तरह से काम हो रहा है, वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं, क्या टेक्निक सप्लाई कर रहे हैं, ज़रा जाएं देखें। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर मौजूद है। जी जी बिल्कुल, आपके जो इलाके में हैदराबाद में सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो भी वहाँ पर मौजूद है। मुझे ये तो नहीं पता कि वहाँ पर किस तरह की स्टडीज़ हैं, किस तरह की टेक्निक्स पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन हमारे पास है, हम उस तरह से फोकस नहीं कर रहे। एक्सपोर्ट को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है, आप समझते हैं कि पवार साहब अभी है पोटेंशियल हमारे इसमें? नहीं, पोटेंशियल क्या, मैं तो कहता हूँ जितना हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए वो तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे ना। हाँ। मैं सिंपल आपको अगर मैं क्योंकि पर्टिकुलरली मैंगोज़ की चीज़ या डिस्कशंस हो रही है या फ्रूट्स की, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं मैंगोज़, बनाना और ऑरेंजेस।
अच्छा वो बल्क क्वांटिटीज़ में मुल्क में अवेलेबल हैं। हमारी जो लोकल ज़रूरियात हैं नेशनल लेवल्स की वो तो हम पूरा करें, मगर हमारे पास सरप्लस क्वांटिटी में है। सही, सरप्लस क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट। अच्छा अगर हम ओवरऑल देखें कि हमारे पास इस वक्त वेस्टेज कितना है, अबोव 30% वेस्टेज है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल साइड्स पर, जिसमें फ्रॉम स्टार्टिंग पिकिंग से लेके अप टू एंड यूजर्स तक आप देखें कितनी चीज़ें जो है ना वो ख़राब होती है। तो एक अच्छा उसको अगर हम डिक्रीज़ करके एक्सपोर्ट के हिसाब से कि एक्सपोर्ट में डिफरेंट कंट्रीज़ की क्या क्या जो है ना वो डिमांड्स होती हैं या क्या, तो उसको जो है ना उस हिसाब से अगर हम लेके जाएं तो डेफिनेटली हम जो है ना आगे इसको एक्सपोर्ट जो इस वक्त है इसको मेरे ख्याल में 2 या 3 टाइम्स हम बढ़ा सकते हैं। ख़ासतौर पर काफ़ी मार्केट हमारे यूरोपियन साइट्स पर, या अगर हम अमेरिकन कंट्रीज में जाएं हमारे पास, देखिए हर्डल्स यहाँ पर हैं कि हमारे पास एक तो जो पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट्स की वो एक आम जो फार्मर या ग्रोअर है वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। आप देखें कि ज़्यादातर मुल्क में ग्रोअर जो है ना वो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं है, मिडिल मैन एक्सपोर्ट में एक्सपोर्टर अलग हैं और एक्सपोर्टर अलग है। है। अच्छा जब तक आपका ग्रोअर उसको बेनिफिट नहीं होगा, वो अपनी क्वालिटी को एक्सपोर्ट के हिसाब से किस तरीके से बेहतर करेगा, उसको पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी मुझे किस तरीके से मैनेज करनी है। और प्रॉपर दूसरा बड़ा इशू है कि हमारे मुल्क में प्रॉपर पैकेजिंग और प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है। मैं एक यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि हम जो है ख़ास तौर पर आप देखें कि जब आप जो शूज़ चप्पल्स पहनते हैं वो हमारी एयर कंडीशन शोरूम्स और या शॉप्स में जो है ना सेल होती हैं, मगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हम ख़ास तौर का खा रहे हैं वो किस डर्टी कंडीशंस में सेल हो रही हैं। न प्रोसेसिंग सिस्टम है न पैकेजिंग सिस्टम है। तो अगर हम प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सिस्टम को बनाएं तो वो हम एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ होगी, एक्सपोर्ट के अलावा जो हम ख़ास तौर पर जो इसकी क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी। सही। तो पवन साहब अच्छा लगा बहुत सारी वैरायटीज़ के बारे में जानकर, और यकीनन अभी हमने टेस्ट तो नहीं किया लेकिन टेस्ट भी करेंगे क्योंकि डिफरेंट तरहों के आम होते हैं। बात वही है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, बहुत सारी चीज़ें। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम क्योंकि मैंगोज़ में, और मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे को ख़ास से ताल्लुक़ है तो मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली आमों की इक़साम, आमों के फार्म्स और इन चीज़ों को देखती हूँ। तो बहुत सारी आज मेरे लिए भी जो है ना वो नई चीज़ें थी। तो हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, बात वही है कि हम उस तरह से कर नहीं पा रहे। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड प्रोजेक्टिंग ऑल द गुड वेराइटीज़ ऑफ मैंगो हेयर, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है आमों के हवाले से, और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आमों को फलों का बादशाह कहा जाता है। तो यहाँ पर सादिया मेरे साथ आज फिर मौजूद है। वेलकम टू द शो सादिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। और तो सादिया ने जो अभी केक बनाया ना उसमें लिख कर भी लाई है बड़ी अच्छी सी राइटिंग में, क्या लिखा है मुझे इतनी दूर से दिख रहा है, बस ये दिख रहा है फलों का बादशाह दिख रहा है। मैं हूँ फलों का बादशाह। नाइस, और उसको क्राउन भी पहनाया है आपने केक पे ना, तो वेरी नाइस, बहुत क्यूट और अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी हम पूछेंगे भी कि मैंगो डिलाइट्स तो हमने देखे हैं, मैंगो के सीज़न में बहुत सारे जो है ना शेक्स और इनमें हम एक्सपेरिमेंट देख रहे होते हैं, तो फ्लेवर्ड केक्स और इनमें भी जो है ना काफ़ी वैरायटी आ गई है। बादशाह बना बैठा है ये केक, और क्यूट सी कार्ड भी है, वो भी आपको दिखाएंगे, उस पर बात भी होगी। साथ साथ हुमैरा भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हुमैरा? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप भी मैंगो बनी हुई हैं। नहीं बनी। अच्छा, तो भाई अब हम जैसे भी दिखाए ना कि 43 काइंड्स के जो है ना वो मैंगोज़ हैं। हुमैरा, आपने भी देख के कहा ना कि मैं तो खुद पहली दफ़ा बहुत सारे आम देख रही हूँ, और वाकई पहली दफ़ा कि इतना बड़ा वो जो 2.5 kg वाला उस पर ज़्यादा जोर है कि मैंने यही पूछा। वाकई हमें पता नहीं होता कितनी आमों की इकसाम है, अल्लाह की कुदरत है। ऐसे ही है वाकई, ये देखे ना कितनी तरह के। तो इनके जैसे भी बवर साहब बता रहे थे कि इन आमों में ना इनके न्यूट्रिएंट्स में भी काफ़ी फ़र्क है। हाँ, जैसे वो आप जो देख रही है रेड जो रखा हुआ है, क्रॉस हुआ है अमेरिकन काइंड ऑफ मैंगो से, तो वो कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल लेस शुगर कंटेंट है, मीठा खाने में होती है, लेकिन फ्रुक्टोज कम होगा या कुछ इस तरह से यकीनन कम होगा, तो वो शुगर पेशेंट्स वगैरह भी आराम से खा सकते हैं। तो देखें ना आपकी कितनी जो है वो हमारे पास चेंजेस आ गए, इसकी मैं बात कर रही हूँ, और बहुत सारे हैं। तो क्या खसूसियात होती हैं हुमैरा आम में? आम खाएं तो उसके फ़वाइद क्या हैं? देखिए, आम फलों का बादशाह इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत होती है। जो आप लोग, मैं कहती हूँ जितना टाइम आ सकता है, 2 महीना 3 महीने का जो टाइम हमारे पास पीरियड होता है, उसमें आमों को जितना इंटेक कर सकते हैं आप कीजिए। सही। भूल जाएं कि वज़न बढ़ेगा या कुछ होगा। मुझे लोग बहुत कहते हैं कि अरे वेट पुट ऑन हो जाएगा।
मैं कहती हूँ कुछ नहीं है, खाना छोड़ दो लेकिन आम ज़रूर खाओ। उसमें होता क्या है कि बाज़ ये कि ये फुल ऑफ आयरन है, फुल ऑफ आपका फॉलिक एसिड इसके अंदर है, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, एंटी कैंसर है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि आम के अंदर, इसीलिए तो इसे बादशाह कहा गया कि इतनी बीमारियों से लड़ने की इसके अंदर ताकत है। अगर आप लथार्जिक हो रहे हैं तो आप सिर्फ मेरे ख्याल से एक आम, इतना सा भी एक आम आप खा लीजिए, आप देखिए कि आप ऐसा लगेगा कि एक एनर्जी आ गई बॉडी के अंदर। तो आप आम ज़रूर खाएँ। बहुत सारी चीज़ें आम से बन सकती हैं। और मैं कहती हूँ, कहता है ना कि वेट पुट ऑन होता है, कच्चे आम खाने से वेट लॉस होता है। आप अगर इसका कैरी का शरबत बना के पी लें या जूस, जिस तरीके से भी आप चाहें, पन्ना हम लोग कहते हैं हमेशा कि पन्ना बना के ज़रूर पियो, तो उससे वेट लॉस भी होता है। आम के पत्तों में बड़े फ़ायदे हैं। आम के पत्ते, शुगर के पेशेंट इसकी चाय बना के पी सकते हैं आम के पत्तों की, उससे आपकी शुगर लेवल जो है वो बैलेंस रहता है। तो बहुत सारी चीज़, आम की गुठली का भी फ़ायदा है। उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये, पेट में जिन लोगों के बच्चों के कीड़े होते हैं, पेट दर्द हो रहता है, उसको सुखा के अगर पाउडर बना के रख लें, वो आप आधा चम्मच ले लें तो पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, पेट दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर मरोड़ से उठते हैं वो जो क्रैम्स आते हैं, उसके लिए बहुत मुफीद है आम की गुठली। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वैसे आम के फ़वाइद तो यकीन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे पहले जो आम, अभी आपने ये मैंगो केक बनाया है सादिया, ये मैंगो केक बनाया हुआ है। ठेला कितना अच्छा बनाया है, दिखाएं यार। मैं तो खैर फ़ैन हूँ सादिया की जो है ना क्रिएटिविटी, क्योंकि सादिया ने बकरीद पे भी इतने क्यूट बारबेक्यू के जो है वो प्लेटर बनाया था, और वो इतनी सारी, हुमैरा नहीं थी उस शो में, मैं थोड़ी बिजी थी उन दिनों, बिजी, तबीयत भी आपकी शायद उन दिनों जो है ना थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन वो बहुत क्यूट जो है ना, क्रिएटिव वर्क सादिया का इज़ आउटस्टैंडिंग। अभी मैंगोज़ में आप देखें जो बनाया उसमें इतना अच्छा ग्रीन ग्रीन सा टेक्सचर, मुझे छोटे कोने में रखे हुए, और 2-3 तरह के जैसे कार्ड पे अवेलेबल होते हैं। वेरी नाइस सादिया। जैसे 3 तरह के, जैसे सिंधी है, चौसा है, हर तरह का आम है। 3 वैरायटी बनाई हुई है। अच्छा, ये सब चीज़ें देख के लगता है अच्छा, कि पैशन है। हाँ, जितना क्यूट आम यहाँ पे रखा है ना, उतना क्यूट वो ठेला भी खुद बनाया है क्या? जी बिल्कुल, ठेला बनाया है, और जो मैन बनाया हुआ है, जो बेच रहा है जो ठेले वो वाला भी है, बनाया हुआ है। क्राउन जाहिर कर रहा है कि ये भलों का बादशाह है। और मैंगो आगे फ्रंट पे आप देखेंगे, मैंगो फेस हंसता हुआ बनाया है मैंने, शेप नहीं दी लेकिन हाँ, उस शेप में बनाया कर रहा है वो मैंगो जो है ना। नहीं तो बड़ी क्रिएटिविटी है यार सादिया आपके अंदर छुपी हुई। थैंक यू। कलर का एक वो देना, और उस तरह से ना, आम तो गोल सा येलो कलर का बना दो तो भी ठीक है, तो वो जो आप टेक्सचर देती हैं, मीट में आपने जो टेक्सचर दिया था, मुझे अभी तक वो याद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे बेटे को भी बड़ा पसंद आया था, तो वो फ़ैन है भाई हम आपके। ये खा सकते हैं ताज उठा के? जी बिल्कुल खा सकते हैं, फॉन्डेंट का बना हुआ होता है। क्योंकि आपने जो उसमें डिज़ाइन दिया है ना, नहीं वो भी सारा कैसे फॉन्डेंट बनता का है? वो है, हाथ से और आप जो बनाती हैं सारा कुछ? गोल्डन, जी जो गोल्डन डस्ट की हुई है वो भी एडिबल है, और जो क्राउन पूरा बना हुआ है पूरा फॉन्डेंट का बनाया हुआ है, ये आप खा सकते हैं, इसमें कोई भी नॉन एडिबल नहीं है। इसके ऊपर की हुए क्राउन के ऊपर, जी ये सिलिकॉन के मोल्ड्स मिलते हैं, उसमें हम लोग करके और फिर डिज़ाइनिंग करते हैं, और फिर एडिबल डस्ट होती है जिसको कुकिंग ऑयल में मिक्स करके फिर उसको किया जाता है। मेहनत है, लेकिन बहुत कम लोग जो है इस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ इस मेहनत के पैसे देते हैं, वरना अक्सर लोग ये कहते हैं बेकरी में सस्ता मिल जाता है। पाउंड बता रहे हो, और हर एक की ज़बान पे यही निकलता है, लेकिन ये नहीं देखते मेहनत कितनी है। मेहनत बहुत, क्रिएटिविटी भी है ना। जी मेरा एक आम का केक अगर ये विदाउट क्राउन भी होता तो ठीक है भाई, मैंगो केक बनाया है, मैं भी पूछ लेती रेसिपी बता दें और वो बता भी देती, लेकिन क्रिएटिविटी का जो है ना वो वाकई कोई मोल नहीं है। देख के फैसिनेट कर रहे थे बेचारा, उठा के खा लूँगा वो आम जो है ना। हालांकि मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ कोई मीठों की, कोई केक्स की, लेकिन हमेशा जब भी सादिया आती है तो बहुत अच्छा लगता है। सादिया किस तरह से आपने इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये केक जो मैंगो केक है, उसका स्पंज वगैरह चॉकलेट में बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है? वनीला में स्पंज भी मैंगो से बना है, मतलब जो प्यूरी होती है मैंगो की वो इसमें ऐड की गई है। और जैसे वनीला स्पंज बनाया जाता है ऑयल बेस का, उसमें हम लोगों ने प्यूरी ऐड की है। फिर देन उसके बाद मैंने अंदर जो है आइसिंग फ्लेवर दिया हुआ है, आइसक्रीम का टेस्ट आएगा मैंगो आइसक्रीम का। वेरी नाइस। और उसमें जो है चंक्स डाले हैं मैंने मैंगोज़ के, और फिर उसके बाद ये पूरा मतलब एक एक बाइट में आपको मैंगो का ही फ्लेवर आएगा। ज़बरदस्त, बच्चों का तो फेवरेट हो जाएगा। बिल्कुल। और साथ साथ ये क्या है? मैंगो पंच है, जार में है, मैंगो डिलाइट बनाया है मैंने, और इसमें भी जो है नीचे बिस्किट्स को चूरा करके और बटर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, और देन उसके ऊपर जो है मूस
बनाया जाता है और लेयरिंग की जाती है। इसमें भी चंक्स हैं और ऊपर इसकी जेली बनाई गई है। ज़बरदस्त। ये तो जो है ना किसी भी डाइनिंग टेबल पे अगर आपने उस तरह से लगाया है दावत में या किसी चीज़ में, तो ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। ये इतना हैवी भी नहीं होता, मतलब बहुत हल्का होता है और बच्चे बहुत मतलब पसंद करते हैं इसको। वैसे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, लेकिन मेरा बेटा भी नहीं खाता, तो उन्हें मैं यही बना देती हूँ, पेट भर जाते हैं एक गिलास। इसमें क्या क्या आपने डाला है? कस्टर्ड डाला है बीच में? नहीं, कस्टर्ड नहीं है, इसमें क्रीम चीज़ है, इसमें विपिंग क्रीम है, इसमें बिस्किट्स हैं और बटर है इसमें, और मैंगो की प्यूरी है और मैंगो जेली है इसमें। ये ऊपर जो ऑरेंज दिख रहा है ये मैंगो जी, जेली मैंगो का है जेली कलर है, और मैंगो जेली को प्यूरी के साथ मिक्स करके और फिर इसके वो मैंने ऊपर से डेकोरेट किया हुआ है। इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से लाती हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने टीचर से सीखा है, शेफ़ नईम, शेफ़ फैजुल्ला से, और शौक़ था बहुत। तो वो कहते हैं ना कि ऐसे समंदर के आप डूबते हैं तो डूबते चले जाते हैं, और एक दफ़ा सीख जाते हैं तो फिर नए नए आइडिया आते हैं, और कस्टमर भी हमें बोलता है कि आप ये बनाएं, ये बनाएं, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हाँ नहीं बनाएं। इस सीज़न में मैंगो से रिलेटेड आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं साथ? मैंगो से अभी जो नई चीज़ बनाई है वो साबूदाना के साथ, साबूदाना की खीर मैंगो के साथ बनाई थी मैंने, और मैंगो लोफ बनाया था। बनाना लोफ तो सबने बनाया, मैंगो लोफ हम लोगों ने बनाया था, और डिलाइट और दूध दुलारी होती है, हम लोगों ने मैंगो दुलारी बनाई थी। कैसी बनी वो? अच्छी लग रही बहुत, सबको बहुत, क्योंकि दूध दुलारी तो मेरी वैसे ही मतलब ऑर्डर जाता है, बहुत पसंद की जाती है। जब मैंने मैंगो दुलारी बनाई तो सबको बहुत पसंद आई और बिल्कुल डिफरेंट उनको टेस्ट लगा। ज़बरदस्त। हम ये भी आइडिया अच्छा है, मैंगो दुलारी बना सकते हैं। अभी लास्ट मंथ जो कंपटीशन हुआ था मैंगो का, तो उसमें भी मैंने इसमें सेकंड प्राइज़ विन किया था, और यही मैंने बनाया था वहाँ। इसके लिए तो प्राइज़ बनता है वैसे। शाबाश है आपको कि आप इतना अच्छा काम करती हैं। अच्छा, ये मैंगो का जो है ना वाकई हर चीज़ में हुमैरा डाल लें आप। आम पराठा की हम बात करते हैं ना, नाश्ते में आम पराठा रोटी, आम कितना अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा, मैंगो पिज़्ज़ा जी, मैंगो पिज़्ज़ा जी, मैंगो पिज़्ज़ा बहुत हज़म हो रहा मुझे। नहीं, मेरे बेटे बिल्कुल नहीं खाता, और उसकी प्यूरी से मैंने उसमें सॉस बना के हम लोगों ने बनाया, और इतना ज़बरदस्त बनाया। नहीं, बिल्कुल एडजस्ट कर सकती है बात। नहीं, आप नहीं कर सकती, लेकिन हमारे बच्चे नहीं खाते, लेकिन उन्होंने खाया है और बहुत पसंद करते हैं। मिले जुले टेस्ट नहीं, बच्चों ने भी, बड़ों ने भी, सबको डिफरेंट। और इवन के वहाँ शेफ़ थे, उन्होंने भी टेस्ट किया, तो उनको बहुत यूनिक, तो क्या पता अच्छी लगी, बहुत यूनिक टेस्ट लगा कि पहली दफा सुना है। जी, पहली दफा सुना है कि लगी हुई होगी तो मैंगो पिज़्ज़ा की कहानी तो बड़ी है। नहीं, वो असल में ऐसे नहीं बनता, बिल्कुल मीठा नहीं होता, सॉल्टी और सॉस, मतलब थोड़ी सी मिर्च वगैरह भी डली जाती है उसमें, सॉस बनाया जाता है, वो खट्टा मीठा सा कुछ हो जाता होगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही। क्यों नहीं लाई बनाना? टाइम नहीं, जब बताना था तो ये इस बारे में तो लाना भी था ना, मैं छोटी सी चीज़ बता दी एक्चुअली। लेकिन वाकई हुमैरा, लोग मैंगो को ना हर फॉर्म में पसंद करते हैं, खाते हैं, बच्चे खास तौर पे। बिल्कुल, उमूमन ये होता है कि हम ना प्रेफर नहीं करते, नहीं खाना आप खा लें, लेकिन जैसे आपने बताया कि बच्चों को भी अगर आप दें तो कंप्लीट मील है उनके लिए। बिल्कुल कंप्लीट मील है। आम से रिलेटेड आप जितनी चीज़ें बना सकते हैं, आम का शेक है, आम की लस्सी है, आम रस पूरी है, अगर आप आम रस पूरी खाएं तो बहुत मज़े के पराठे के साथ। और फिर अब तो मैं अभी ये करने वाली हूँ, मैंने एक हैक देखा था कि आम की प्योरी बना के उसके अंदर आपने शुगर ऐड करनी है, कुछ पकाना नहीं है, कुछ नहीं करना। ऐड करने के बाद आप उसे सिंपली धूप में रख दीजिए किसी हवा पे जगह पे, वो खुश्क हो जाएगा 2 दिन में, और तीसरे दिन आप उसका पाउडर बना लें और उसको जार में बंद करके रख लें। उसको क्या करेंगे फिर? शरबत पूरा साल बना के पिए आप, टैंक की तरह बन जाएगा आपके पास। अच्छा, मैंगो आपके पास जितना सेव कर सकते हैं आप, इस तरह लोग मैंगोज भी सेव कर लेते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे ना काट के पापड़ बनता है, आम की रोटी बनती है, ये सब तरीके, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आप उसको सेव करने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें टाइम मांगती हैं। अगर आप शौकीन है बहुत तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आम के पापड़ है ना, नहीं जो शौकीन है वो करते हैं, इतना मेहनत का काम नहीं है। अगर आप लगते हैं तो इतना भी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है आम के पापड़ और रोटी बनाना, वो आप बना सकते हैं आराम से। पापड़ बेले आपने कभी? आम पापड़ी बनाई है, आम पापड़ी बड़ी अच्छी होती है, खट्टी मीठी होती है, वो भी मिर्च वगैरह डाल के खट्टा मीठा बनता है। वो बाज़ारों में बड़ी मिलती है यार, वो जो है ना आप कह रही है ना, चौकोर स्लाइसेस उसके मिल रहे हैं, स्क्वायर्स बनाए जाते हैं उसके, कमर्शियल उस पर भी मिल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। ज़बरदस्त वाकई। आम अच्छा, आम को हमारा फ्रीज़ करने का क्या तरीका? लोग वैसे उम्मन काटते हैं और डब्बों में डाल के रख देते हैं, ठीक रहते हैं? ठीक रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इतना कोई नहीं, आप उसको एयर टाइट रखिए, कुछ दिन चल सकता है, जैसे मंथ के अंदर अंदर आप उसे ख़त्म कर लीजिए। आम आपने एयर टाइट रखने हैं, लेकिन उसके ऊपर आप पिसी हुई शुगर को स्प्रिंगल करके फिर रखिए,
तो वो थोड़ा सेफ भी रहता है। क्योंकि और काले भी हो जाते हैं ना शायद, है ना? इसीलिए मैं शुगर को कह रही हूँ कि शुगर को आप स्प्रिंगल करके रखिए और निकालेंगे, लेकिन महीने के अंदर अंदर आप खाने से ज़्यादा आप सेव नहीं कर सकते इसको। टिन पैक में भी आपने देखा होगा मिलते हैं, लेकिन फिर उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। फ्रेश जितना टाइम आप आ रहा है ना, फ्रेश आप जितना अवेल कर सकते हो करो, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनको फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो आप आम जितना दिन में जैसे 2 आम आप खा सकते हैं आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप देखिएगा उनका फॉलिक एसिड लेवल ठीक हो जाएगा। उनके आयरन की अगर डेफिशिएंसी है, 15 दिन लगातार आप आम खाएं या आम का शेक पिएं, आपकी वो डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। और ख़ास तौर पे ये बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप आम इनटेक करते हैं तो। खून भी बहुत ज़्यादा बनाता है ना, क्योंकि बहुत खून कैल्शियम और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो बिल्कुल बहुत यही ज़्यादा कैल्शियम है इसके अंदर, पोटेशियम भरपूर खजाने भाई। B12 इसके अंदर बहुत बेहतरीन है अगर आप खा रहे हैं। सप्लीमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं B12 के, तो हम लोग बिल्कुल सप्लीमेंट क्यों खाएं हम, जब आम में मौजूद है, आपके पास फ्रूट में आ रहा है, तो आप फ्रूट खाएं, आप फ्रूट का इंटेक करें। तो इस आम से बेहतरीन तो मैं कहती हूँ कोई ग़िज़ाइयत से भरपूर है आम। आप सिर्फ आम खाएं। और मैं तो आजकल मेरा यही रूटीन है, मैं दोपहर का खाना स्किप किया हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे आम के बगैर मैं नहीं रह सकती। आम जो है आता है तो मैं आम खा लूंगी, लेकिन खाना छोड़ दूंगी। तो आम मेरा है। वैसे खाने का ना आम तरीका क्या है, कब खाना चाहिए? उमन क्या होता है हमारी यहाँ जो प्रैक्टिस है, खाना खाते हैं उसके बाद आम खाते हैं। सवाल है नहीं, खाना फ्रूट देखिए, फ्रूट आप कोई भी खाने के बाद आम आ रहा होता है, खाने के फौरन बाद कोई भी फ्रूट इंटेक नहीं करना चाहिए। उसकी अपनी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। आपका 1 घंटा या आधा घंटा आप उसको टाइम दीजिए, उसके बाद आप आम खाइए। और आम रात में खाने को अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि आम बादी होता है, वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो रात को ना, दिन में खाइए आप आम। सही। सादिया, ये जो क्या कहते हैं, आप मैंगो से रिलेटेड चीज़ें बना रही हैं, केक्स वगैरह, ये किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे? आपको पेज वगैरह भी बता दें। जी, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है सादिया बेक के नाम से, और फ़ोन नंबर मेरा स्क्रीन पर होगा, व्हाट्सएप जो चल रहा है उस पर आप ऑर्डर करें तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पहले ऑर्डर करें, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत टाइम लगता है, मेहनत होती है, ड्राई होने में टाइम लगता है। मैं अभी 2 दिन पहले इतने केक्स बेकिस्ट्री वालों को ढूंढ रही थी, और आज मुझे ये मिली। मैंने लास्ट वीक मैंने केक ऑर्डर किया है, और अभी देख के इसकी क्रिएटिविटी देख के मुझे सादिया की तो है ना, उसकी गारंटी मैं भी लेती हूँ, क्योंकि सादिया लास्ट टाइम जो बकरीद पे भी केक बनाया था ना, उसको, क्योंकि मैंने बताया ना, वो मेरे बेटे को बहुत, वो बकरी देख के तो बस वो फ्लैट हो गया कि नहीं मम्मा मुझे खाना ही खाना है। तो वो बकरी भी उसने पूरी खाई है, वही सारे बच्चों ने मिलके। लास्ट टाइम रैबिट भी बनाया था, रैबिट वाला केक भी था। रैबिट वाला क्यों? जिंजर केक। मेरे शो में नहीं था जिंजर केक, कहीं और होगा। विंटर में था। हाँ, तो फिर बहुत पुराना होगा। अच्छा जी, तो नहीं, लेकिन टेस्ट जो है ना हुमैरा, नो डाउट बहुत अच्छा था सादिया के उस केक का भी, और वैसे भी। तो आप भी अगर ऑर्डर करना चाहें, और अगर आपको ऐसी क्रिएटिविटी पसंद है, तो आप ज़रूर सादिया से ऑर्डर कर सकते हैं। सादिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया शो के लिए। इतनी प्यारी सी आप चीज़ें हमेशा बना कर लाती हैं, और आपकी क्रिएटिविटी के तो हम बिल्कुल फ़ैन हैं। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो इस वक्त हमारे साथ जो है वो राजदा कंवल भी मौजूद हैं, आप भी शेफ़ हैं। वेलकम टू द शो राजदा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजदा, हम मैंगो से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और मैंगो का तो वही वाली बात है, मैंगो का सीजन आता है ना, तो हर चीज़ में मैंगो जा रहा होता है, और वो सबका फेवरेट भी हो रहा होता है। हर फॉर्म में मैंगो इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आज आप क्या बनाकर लेकर आई हैं, और आपने किस चीज़ में मैंगो को यूज़ किया है? मैंने 2 डिशेस बनाई हैं। एक ब्रेड कुल्फ़ा मैंगो। अच्छा, वो है वाली? जी हाँ, वो जो प्लेटर में। और दूसरा जो है वो मैंगो क्रीमी मैंगो डेजर्ट। सही। तो किस तरह से बनाए हैं आपने? पहले तो कुल्फ़े वाली की रेसिपी बताएं। कुल्फ़े वाली की रेसिपी है कि हमने ब्रेड को फ्राई किया, उसके बाद उसको ना पीसेस करके इसको हमने इसको मैनेज करके रख दिया। फिर हमने जो है वो दूध को काफ़ी यानी देर तक पकाया, उसको उसमें ब्रेड डाली है। ठीक है। उसमें ब्रेड को जो है ना क्रम्स बना के ना उसके डालें, उसमें दूध में, फिर उसमें ड्राई मिल्क भी डाला है, उसमें ड्राई फ्रूट डालें, और हमने वो बना के डाला है चीनी को अच्छी तरीके से कैरेमल बना के, वो भी इसमें डाला है। अच्छा। उसके बाद इसको जो है ना इस पर अप्लाई कर दिया, और ऊपर जो है वो ड्राई फ्रूट। सही, ज़बरदस्त। कुल्फ़ा, आपने कुल्फ़ा कहा ना, तो कुल्फ़ा और आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं इसमें इसके साथ? जी बिल्कुल, है ना, वो और ज़्यादा मज़े का टेक्सचर उसका। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ जो है वो टोटली क्रीम और उससे बनी हुई है मैंगो प्यूरी से। मैंगो प्यूरी बनाने के बाद फिर हम उसमें क्रीम को डाल के दोबारा से इसको बीट करते हैं,
और उसमें जो है फिर इसको बिस्किट भी है इसमें। अच्छा। बिस्किट्स कैंडी बिस्किट है, उनको चूरा करने के बाद उस पर फिर इसकी क्रीम की लेयर लगाते हैं जी। तो ये आप घर के लिए बनाती हैं या वैसे आप प्रोफेशनली भी जो है ना मैं वो प्रोफेशनली desserts तो वगैरह जी बनाती हैं? मैं प्रोफेशनल तौर पे ही बनाती हूँ और लोगों को काफ़ी ये चीज़ें पसंद आती हैं। मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना मैं चेंज कर करके बनाती रहती हूँ, रिवायती चीज़ों से हट। मैंगो से रिलेटेड अभी आपने इस सीज़न में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? मैंगो की चटनी बनाई है, मैंगो मीठी चटनी जो होती है वो बनाई है। उसके अलावा मैंगो आइसक्रीम बनाई है, मैंगो फिरनी बनाई है, मतलब बहुत चीज़ें बनाई हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने का तरीका पता है? मेरा बेटा ना हुमैरा रोज़ कहता है मम्मा आपने मैंगो आइसक्रीम कहाँ है बनाई है। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि वो ना आपको स्पेसिफिकली ऐसी बताएं जो झटपट वाली बन हाँ जाए। जो आसानी से बन जाए, आज उसको बनाई दूँ आसानी से मैं उसमें देखें ये है कि आप क्रीम आपको लेना होगी, वो मीठी वाली क्रीम, फ्रूट वाली क्रीम आपने ले ली, उसमें आपने जो है वो मैंगो की पीस भी डालनी है और उसको अच्छी तरह बीट करना है। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर होता है ना, उसको आपने पका लिया, उसके बाद उसको भी आपने उसी के साथ बीट कर दिया, फिर आपने उसको जमाने के लिए रख दिया, उसके बाद उसको आपने फिर निकाला। ये लंबा प्रोसीजर है। अच्छा, लेकिन आप इसको अगर आपने क्रीम जी फिर इसको निकालते हैं, फिर इसको बीट करते हैं, यानी कि ये जब ये जो ना वो जो सॉफ्टनेस जो आती है जब भी आती है, हम जैसे खाते हैं ना आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट होती है, हम अगर अपने फ्रिज में उसको रखेंगे तो आप देखेंगे वो ऐसे टूट रही होगी। तो वो बर्फ वो क्रीम से तो होती है, मगर आप उसको बार बार निकाल के इसको बीट करें फिर रखें तकरीबन 4 से 5 बार, तो वो फिर बेहतरीन बनेगी। लेकिन अब क्रीम आप ज़्यादा अगर इसमें करती हैं ना, फिर आपको ये बच्चों के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जिस तरह मैंने बताया ना, आप बना के इसको डायरेक्टली इसको मगर कवर करके रख दें। ठीक जी इसको रैपिंग शीट से अच्छी तरह, ताकि वो क्रिस्टल ना बने, तो रैपिंग शीट से लाजमी उसको आपने कवर करना। हाँ, वरना घर की आइसक्रीम में ना बच्चों का वो हो जाता है। अच्छा, शौक भी बहुत आ रहा है ना कि खुद बनाना है। अरे भाई तुम्हें मैंगो आइसक्रीम खिला दूंगी नहीं मम्मा आप, वो एक एक्टिविटी है ना। लास्ट समर में मैंने उसको कई डिफरेंट तरह की बना के दी थी, फालसे की, और जो है वो हमने वाटरमेलन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम तो नहीं होती, वो उसको पॉप्सिकल बनाए थे। अच्छा, ओके। तो वो बनाए थे वाटरमेलन के, फालसे के। तो अब उसको हुआ कि मामा ने मैंगो नहीं बनाया, तो माँ आप मुझे मैंगो, तो आज अल्लाह करे आज बन जाए सही। अच्छा हुमैरा, वैसे वेरी शॉर्टली बता दें कि जो शुगर पेशेंट्स हैं वो कितना आम एक दिन में खा सकते हैं और उनके लिए फ़ायदेमंद है, नहीं है, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? खा सकते हैं। एक दरमियाना, जो मैं कहती हूँ छोटा आम, जो दरमियाने से छोटा होता है, वो एक आम वो ले सकते हैं। हाँ। लेकिन उसके साथ फिर उन्होंने जो है ना अपने आप को चलता फिरता, मैं कहती हूँ एक्टिविटी में रखना है, ताकि वो वॉक करें तो उसका जितनी भी जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न हो जाएं। तो कैलोरीज़ बर्न करने के लिए आप अपने आप को वॉक पे रखें, काम में अपने आप को वो रखें। अब वॉक करेंगे बेहतरीन है अगर आपने आम खाना है, लेकिन फिर वही बात, चाहे वो कोई भी हो, वो आपने दिन के टाइम आम खाना है। रात में आपने आम नहीं लेना, वो डाइजेस्ट नहीं होगा फिर रात को। नॉर्मल लोग भी रात में आम ना खाएं? रात को तो देखिए वो डाइजेस्टन, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है। खाएं तो फिर या तो वॉक करें, है ना, वॉक करो, और अगर रात में भी खा रहे हो तो अर्ली नाइट में आप खा लें, उसके बाद आप वॉक करें ताकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। फिर अगर बहुत ज़्यादा आम के शौकीन है तो फिर उसके बाद आप ग्रीन टी लें लाजमी। क्या रात में अगर आप खा रहे हैं तो ग्रीन टी लाजमी लें ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। और प्लस ये है कि शुगर वालों को, जैसे मैंने बताया अभी, कि अगर वो आम खा रहे हैं तो आम के साथ साथ वो आम के पत्तों की चाय पी लें साथ। अच्छा, आप लोग जब भी आते हैं ना तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें इस तरह से भी बताते हैं कि ब्यूटी के लिए भी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे थे कि उनके फ़वाइद हैं। तो आम का ब्यूटी में क्या कंट्रीब्यूशन है? ख़वातीन को तो क्योंकि हर चीज़ में रेमेडीज़ और हैक्स और ये सब ढूंढ रहे होते हैं, तो आम से रिलेटेड कुछ है हमारा? देखिए, अगर आप ये सोचें कि आम से रिलेटेड कुछ चेहरे पे लगाने वाली चीज़, तो ऐसे तो नहीं बन सकती ना। आम मैंने अभी तक देखा है कि किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मैंगो की कोई चीज़ ऐड हुई हो। आम खाने से आपकी रंगत बढ़ती है, ये आपकी सिर्फ चेहरा नहीं, बॉडी की रंगत बढ़ती है, प्लस आपका कोलेजन में आपको फर्क पड़ता है। तो आप ये इंटेक कीजिए, जितना इंटेक कर सकते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। भाई जो आपकी मल्टीविटामिन टैबलेट है, समझ लें आप 2 महीने 3 महीने अगर आप उसको स्किप भी कर दें और आम खा लें तो वो फुल ऑफ मल्टीविटामिन, जैसे हुमैरा बता रही है, तो उसमें B12 जैसे भी कहा, कोलेजन को जो है ना वो इनहेंस कर रहा है। तो इसीलिए तो मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स लोग खवातीन ले रही होती हैं ज़्यादातर। आपको किस तरह के ऑर्डर इस सीज़न में ज़्यादातर आते हैं कमल? मैंगो के सीज़न में मुझे मैंगो सीज़न में अचार हो गया। अचार भी बनाती हैं? जी हाँ, वो तकरीबन 15 मिनट में जो बन जाता है। जब से आप उसको 2-3 दिन में खा लें, फिर दोबारा बना लें। वो लंबा प्रोसीजर बहुत पुराना हो गया
कि आपने धूप में डाल रखा, फिर हटाया, फिर रखा, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। आपका वो जस्ट ऐसे बनता है, उसको जो हम उसको ना कद्दूकश कर लेते हैं कैरियों को। उसके बाद उसमें ऑयल वगैरह, सरसों का तेल, जिस तरह सब मसाले वही हैं, सब कुछ है, लेकिन ऑयल पकाने के बाद उसको हमने ठंडा कर लिया और उसमें फिर जो है ना कैरियों को एक भाप बिल्कुल मामूली से के सब कुछ मिक्स कर लिया, बेहतरीन अचार बनता है। अच्छा, और वो फौरन कितने दिन बाद में आप अगले दिन खा सकते हैं? नहीं नहीं, आप उसी वक्त फौरन ही उसी वक्त आप खा लें, यानी कि वो लंबा टाइम पे चलता नहीं है, आप फ्रिज में रख के इसको चला लें। फिर हफ्ते बाद दोबारा फिर बना लें आप। तो ये वाला अचार ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर आते हैं। उसके अलावा जो मीठी चटनी होती है, जिसके लिए खट्टा और मीठा जो आम जो होता है वो कैरी यूज़ की जाती है, उसके ज़्यादा आते हैं। अब जैसे कैरी का सीजन तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ओवर ही होगा, है ना? अब खत्म, अब तो नहीं होगा, अब तो आम से रिलेटेड चीज़ें, और आम ज़्यादातर खा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए, तो ये अच्छा है। केक्स वगैरह भी बनाती हैं आप? नहीं, मेरा बेकिंग डेजर्ट्स और डिलाइट्स वगैरह इस तरह की केक नहीं बनाती, बाकी इसके अलावा मीठे में बहुत चीज़ें। कैसे काम कर रही हैं? ऑनलाइन कर रही हैं? मैं ऑनलाइन फूड पांडा पे भी हूँ। उसके अलावा जो है मेरे अपने कांटेक्ट बने हुए हैं, तो वो ऑर्डर्स मेरे पास आते रहते हैं। मीठे पे नहीं, हर चीज़ पे मतलब मैं काम करती हूँ। उसमें ट्रेडिशनल क्यूजीन जी भी जी, आपके सब पास चीज़ें होती है मेरे पास जी। ज़बरदस्त। उमूमन वैसे बड़ा रुझान बढ़ गया हुमैरा ऑनलाइन काम करने का, ख़वातीन अपनी क्रिएटिविटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रमोट कर रही हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन को प्लेटफॉर्म मिल गया है। प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। एक हम तो अपने ज़माने को कहते हैं कि मैं जिस ज़माने में हमने स्टार्ट किया था तो हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइडेड, पता ही नहीं था। लेकिन अब माशाल्लाह हर एक को घर बैठे ये सहूलत मिल गई है कि आप घर बैठे कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आपकी जो स्किल्स हैं वो आप कुछ भी आप ऑनलाइन करके स्टार्ट कर दीजिए। मैं कहती हूँ ख़वातीन को ख़ास तौर पर घर पे बैठ के कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो आपकी जो स्किल्स हैं वो आप यूटिलाइज़ करें। कमल, आपने कैसे स्टार्ट किया? आपने क्या सोच के जाना शुरू किया था और क्यों किया था? अच्छा, मैंने तो तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा ऐसा हो गया मुझे इस काम को कर, मगर क्योंकि देखें इतना मीडिया नहीं था कुछ, जैसा भी उन्होंने जैसा कि बताया कि आजकल बहुत आसान है, पहले आसानी नहीं थी। हमें खुद बताना पड़ता था कि हमें ये बनाना आता है, आप हमसे बनवाएं, मतलब कुछ भी यानी कि हाईलाइट नहीं होता से बनवाते भी नहीं थे ना, कोई पहले भी अगर बनवाता था जी। 15-20 लोगों की भी दावत है तो जो बिरयानी जो है वो बाहर से पकवान वाला ही बनाएगा। अब तो ढूंढ रहे होते हैं कि यार होम शेफ से थोड़ा कम क्वांटिटी में 1 से 2 चीज़ें बनवा लेंगे। कुछ फैमिलियाँ थी ऐसी कि जो बनवाती थी, क्योंकि वो लोग बाहर का पसंद नहीं करते, उसमें ऑयल ज़्यादा, ये सब चीज़ें। तो उस दौर में से मैं मतलब कुछ उन चंद लोगों से मैं भी हूँ कि जो गिने चुने लोगों को बना के देती थी। उसमें बिरयानी हो गई, शामी कबाब हो गए, खीर हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझसे ही बनवा, और अब तक वो लोग मुझसे बनवा रहे हैं। वेरी इंस्पायरिंग, ये तो बड़ा ज़बरदस्त। और फिर ऑनलाइन आने के बाद तो आपके जी काम वो में तो भी बिल्कुल बढ़ गया होगा। बढ़ गया, बिल्कुल बिल्कुल। चले, ज़बरदस्त। तो मैंगो से रिलेटेड हमने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे खुद भी मिली, हमने आप तक भी पहुंचाई, क्रिएटिविटी भी दिखाई कि आप किसी भी चीज़ को लेकर उसमें कैसे जो है ना वो खूबसूरती ला सकते हैं। प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि ग़ज़ा जो भी होती है जब आप उसको आंखों से देखते हैं और अच्छा लगता है तो आपका खाने का भी दिल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ फॉन्डेंट्स एंड केक्स, लेकिन आप जब देखते हैं चीज़ें तो आप कहते हैं यार अच्छा इसको ट्राई तो करके देखो, ये इतना खूबसूरत देखने में क्या खाने में भी है। तो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालें और साथ साथ जो है ना वो हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएं। तमाम चीज़ें वो हैं जो आपकी हेल्थ में, आपकी जो बॉडी है उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। थैंक यू सो मच हुमैरा, आपने वक्त दिया। कमल, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।